हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय क्रिया। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में क्रिया क्या है, आइए जानें। तो सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पुजारी जी भगवान की आरती गा रहे हैं। भक्त प्रार्थना कर रहा है। एक लड़की प्रसाद खा रही है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में यानी ऊपर दिए गए वाक्यों में गा रहे हैं, कर रहा है तथा खा रही है शब्दों के द्वारा किसी न किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। व्याकरण में ऐसे शब्दों को बच्चों क्रिया कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं या किया जाता है तो जिन शब्दों से पता चलता है वो क्रिया है। क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जैसे विजय खेल रहा है, स्मिता गा रही है, सूरज निकल रहा है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। इनमें बच्चों कुछ कार्य किए जा रहे हैं और कुछ कार्य स्वयं हो रहे हैं, यानी अपने आप हो रहे हैं, उन्हें करना नहीं पड़ रहा। ये सभी क्रियाएं हैं। तो बच्चों, कुछ कार्य तो किए जाते हैं और कुछ अपने आप हो जाते हैं, सभी क्रिया होते हैं। आइए जानते हैं धातु क्या है। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के विविध रूप धातु से ही बनते हैं, जैसे खा धातु से खाया, खाता, खाइए, खाऊंगा आदि क्रियाएं बनती हैं। इसी प्रकार पढ़ धातु से बनने वाली क्रियाएं हैं पढ़ना, पढ़े, पढ़ेगा, पढ़िए आदि। यदि क्रिया के सामान्य रूप से ना प्रत्यय निकाल दिया जाए तो बचा हुआ रूप ही धातु होता है। आइए जाने क्रिया का सामान्य रूप क्या है। तो बच्चों, क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु यानी कि ना प्रत्यय के योग से बनता है। योग यानी कि ना प्रत्यय को जोड़ना। जैसे कि चल धातु में ना प्रत्यय लगाने से चलना बना है, तो हमने यहाँ पे ना प्रत्यय को जोड़ दिया। यह क्रिया का सामान्य रूप है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है, जिससे सो में ना जोड़ना सोना, पा ना पाना, खा ना खाना, गा ना गाना। तो हम धातु रूप में जब हम ना जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाता है। याद रखिए बच्चों, प्रत्येक क्रिया किसी प्रकार की ना किसी धातु से बनती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया इसी प्रकार के किसी न किसी धातु से ही बनती है। धातु का होना क्रिया में जरूरी है। आइए पढ़ते हैं क्रिया के भेद। तो बच्चों, प्रायः दो आधारों पर क्रिया के भेद किए गए हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्या हैं? दो हैं, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है। स जमा कर्मक अर्थात कर्म के साथ जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर न पड़कर, कर्ता यानी करने वाले पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी जो काम किया जाता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सेब खाता है, तो यहाँ कर्म सेब है। लड़कियां गीत गाती हैं, तो यहाँ पर कर्म जो है गीत है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं खाता है और गाती है का प्रभाव सीधा कर्ता पर न पड़कर कर्म सेब और गीत पर पड़ रहा है। अतः यहाँ प्रयुक्त सभी क्रियाएं सकर्मक क्रिया हैं। अब पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा वाक्य सकर्मक है? सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पूर्व यानी क्रिया से पहले हम क्या, किसको, कैसे, किसे प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि कोई उत्तर मिलता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है तो हम क्या, किसको, किसे ये प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वही सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं बच्चों। सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया यानी कि एक कर्म। जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उन्हें एकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे यह पुस्तक पढ़ता है, रूपा रामायण पढ़ती है, अंजना गिटार बजाती है। तो इन वाक्यों में क्रिया के साथ पुस्तक, रामायण और गिटार ये एक एक कर्म का प्रयोग किया है। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक यानी कि एक कर्मक है। सकर्मक की एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है?
जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म प्रयोग होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, प्रवीण ने नेहा को खिलौने दिए, डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी। तो बच्चों इन वाक्यों में क्रिया के साथ पुत्र और पुस्तक, नेहा व खिलौने और मरीज व दवाई दो दो कर्म प्रयोग किए गए हैं। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त जो हमारी क्रियाएं हैं वो द्विकर्मक हैं। अब अगला है अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अकर्मक का अर्थ है अजमा कर्मक अर्थात कर्म के बिना, जिसमें कर्म नहीं होता। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता और क्रिया का फल सीधा यानी जो उसका प्रभाव है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्ता यानी काम करने वाले पर, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सोता है, प्राणी मरता है, बच्चा रोता है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं जैसे कि सोता है, मरता है और रोता है का सीधा प्रभाव क्रमशः वाक्यों के कर्ता, वह, प्राणी और बच्चा पर पड़ रहा है। अतः यहाँ प्रयुक्त सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चों अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पूर्व क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि कोई उत्तर मिलता है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया की पहचान हम तभी कर पाएंगे जब हम क्या, किसे, किसको, कहाँ ये प्रश्न करेंगे। तो जब उत्तर मिलेगा तो वह अकर्मक क्रिया है। अगला है बच्चों रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? तो बच्चों रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे अब वह अपना काम करने लगा, मैं यह काम कर सकता हूँ, वह अपने घर चला गया और मधुरिमा दूध पी चुकी है। तो उपयुक्त पहले वाक्य में करने लगा, दूसरे वाक्य में कर सकता हूँ, तीसरे वाक्य में चला गया तथा चौथे वाक्य में पी चुकी है। ये 2 क्रियाओं के मेल से बनी संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। तो बच्चों संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। इसे रंजक क्रिया भी कहते हैं। रंजक क्रिया प्रधान क्रिया के प्रभाव को बढ़ा देती है। अगला है नाम धातु क्रिया। तो मूल धातुओं से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे तुम्हारी बात ने मुझे भरमाया, वह मुझसे लजाता है, तारों का टिमटिमाना मन मोह लेता है और रजनी पाठ दोहराने लगी है। तो बच्चों उपयुक्त पहले वाक्य में भरमाया क्रिया भ्रमित करना से बनी है, दूसरे वाक्य में लजाता क्रिया लज्जा से बनी है, तीसरे वाक्य में टिमटिमाना क्रिया टिमटिम से बनी है और चौथे वाक्य में दोहराना क्रिया दोहरा से बनी है। तो बच्चों ये सभी नाम धातु क्रिया हैं। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं क्या हैं? संज्ञा बात तो नाम धातु क्रिया बतियाना, भ्रम भरमाना, डर डराना, लज्जा लजाना, चमक चमकाना, दुख दुखाना, हाथ हथियाना, झूठ झुटलाना, रंग रंगना। और सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं हैं। सर्वनाम है अपना और नाम धातु क्रिया अपनाना। विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं जैसे तोतला तुतलाना, जैसे गर्म गरमाना, सठ सठियाना, नर्म नरमाना, गहरा गहराना, लंगड़ा लंगड़ाना। आगे है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणा का मतलब ही होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना। जैसे पिताजी ने मुझे अध्यापक से पिटवाया, साहब ने लिपिक को चपरासी से बुलवाया, रंजना ने पुत्र को खाना नौकरानी से खिलवाया, सेठ जी ने नौकर से फर्श धुलवाया। तो बच्चों यहाँ पे उपयुक्त पहले वाक्य में पिताजी ने पीटने का कार्य स्वयं न करके अध्यापक से करवाया, दूसरे वाक्य में साहब ने लिपिक को स्वयं न बुलाकर चपरासी से बुलवाया, तीसरे वाक्य में रंजना ने पुत्र को खाना स्वयं न खिलाकर नौकरानी से खिलवाया तथा चौथे वाक्य में सेठ ने फर्श स्वयं न धोकर नौकर से धुलवाया।
अतः यहाँ वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, यानी कि खुद काम ना करके किसी और से काम करवाना। और अगला है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जो क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व यानी पहले प्रयोग की जाती है उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सोचकर उत्तर देगा, तुम पढ़कर लिखोगे, वह सुबह उठकर पढ़ाई करेगा, दादाजी चश्मा लगा कर बैठेंगे। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में देगा, लिखेगा, करेगा, बैठेंगे मुख्य क्रियाएं हैं और सोचकर, पढ़कर, उठकर, लगाकर ये क्रियाएं इन क्रियाओं से पहले लगी हैं। अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, यानी क्रियाओं से पहले लगी हुई जो क्रियाएं होती हैं उन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। विशेष जानकारी ये है कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के आगे कर लगाना पड़ता है, जैसे पढ़ पढ़कर, सो सोकर, खा खाकर, दौड़ दौड़कर। तो बच्चों ये थे हमारे क्रिया के भेद। आइए दोहराएं। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।